हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी लगती है आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ डिमांड कम शेड्यूल फॉर अ प्रोडक्ट इंडिकेट्स, यानी कि जब हम एक डिमांड शेड्यूल जो होती है हमारी किसी भी प्रोडक्ट के लिए, वो हमें क्या इंडिकेट करती है। एज द प्रोडक्ट्स प्राइस फॉल्स, यानी कि जब प्रोडक्ट के प्राइस गिर जाते हैं तो कंज्यूमर उस गुड को कम खरीदता है, या फिर जो प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें हमारा डायरेक्ट रिलेशन है, या फिर प्रोडक्ट के प्राइस राइज होंगे तो कंज्यूमर कम खरीदेगा, या फिर देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बताइए कौन सा लगता है आपको। बिल्कुल सही है। देखिए, ये तो यहाँ पर कहा गया है प्रोडक्ट के प्राइस फॉल होंगे तो वो कम खरीदेगा, ऐसा तो नहीं है, बल्कि प्राइस फॉल होंगे तो कंज्यूमर तो किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो तो बढ़ जाएगी ना, वो उसको ज़्यादा परचेस करेगा। तो ये कट गया। फिर है डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन बिल्कुल भी नहीं होता। अब कभी आपने देखा है कि प्राइस बढ़ गए तो डिमांड भी बढ़ गई? कभी ऐसा होते देखा है? नहीं। तो ये भी कट गया। फिर है एज द प्रोडक्ट प्राइस राइजेस, यानी कि प्रोडक्ट का प्राइस राइज हो रहा है और कंज्यूमर दूसरे प्रोडक्ट को कम खरीद रहा है, दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, वो लेस हो रही है। तो ऐसा होता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। दूसरे की लेस क्यों होगी? दूसरे की तो बढ़ जाएगी, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे थे, उसके प्राइस बढ़ गए हैं, तो फिर आप दूसरा प्रोडक्ट ढूंढोगे ना उसके जैसा ही कि हमें वो प्रोडक्ट मिल जाए, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी यहाँ पे, जबकि वो बोल रहा है लेस। तो ये भी कट गया। बचा क्या? ऑप्शन डी, क्योंकि ये हम सबको पता है कि प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी, और प्राइस हमारे घटेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर है, इकोनॉमिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमिकस विच मीन्स, यानी कि ये जो ग्रीक वर्ड ये है वहाँ से उसका क्या मतलब है। तो ये स्टैटिक है, तो आपको इसको लर्न करना है। बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, हाउस मैनेजमेंट, या फिर वेल्थ मैनेजमेंट। तो इसको आप स्टैटिक क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, इसको बोलते हैं हाउस मैनेजमेंट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। हु इज अज्यूम्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको अज्यूम किया गया, या कौन है? एडम स्मिथ, रॉबिन्सन, मार्शल, या जॉर्ज बर्नार्ड। ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा, बहुत ही सिंपल है। इसका आंसर हो जाएगा ए, एडम स्मिथ। ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आपको सब्जेक्ट मैटर बताना है इकोनॉमिक्स का कैसा होता है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस इंश्योर करना, लोगों की बिजनेस को रन करना, सेटिस्फाई करना अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड मीन्स के साथ, या फिर रिसोर्स जो हैं उनको मोबिलाइज करना और उन्हें यूज़ करना। बताइए क्या लगता है आपको इसका आंसर। देखिए, यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये हमारे इकोनॉमिक्स के मीनिंग को फुलफिल अच्छे तरह से कर रहा है। क्योंकि देखिए, इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास जो मीन्स हैं या रिसोर्सेज हैं वो क्या है, हमारे पास बहुत ही लिमिटेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो उन हमें अब ऐसा काम करना है या ऐसी टेक्निक्स फॉलो करनी है जिससे हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अपनी अनलिमिटेड जो हमारी वांट्स हैं उनको हम सेटिस्फाई कर पाएँ। आपने देखा होगा, बहुत बार हम पढ़ते हैं कि हमें यहाँ पर इस तरह से काम करना है कि हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएँ, वो चीज़ हमें इकोनॉमिक्स बताती है। इसलिए यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रॉफिट इज डिनोटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। बताइए प्रॉफिट को किस सिंबल से डिनोट किया गया है, सिग्मा, समेशन, पाई, या अल्फा। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाई। अब देखिए, यहाँ पर पाई से ही क्यों डिनोट किया जाता है, आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा।
मेरे माइंड में भी आया था और मैंने इसको बहुत गूगल किया, बट कहीं भी मुझे इसका एक कॉन्क्रीट रीज़न नहीं मिला कि हम इसको पाई से ही क्यों डिनोट करते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट को। तो आप इसको एज इट इज़ बस याद कर लीजिएगा कि प्रॉफिट जो होता है वो हमारा पाई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। कहीं भी मुझे इसका रीज़न नहीं मिला। वैसे इस हर चीज़ का हम जानते हैं कि रीज़न कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इस चीज़ का रीज़न नहीं मिला है मुझे कहीं भी। और अगर आपको इसका रीज़न पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे कि मैं भी देख पाऊँ और आपके साथ जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो भी उसको देख पाएँ, ठीक है। मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस? कंज्यूमर सरप्लस जो है उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था बताइए। मार्शल, रॉबिन्स, पिगू या जेएम केन्स? देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा कि जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस है वो किसने दिया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, मार्शल। अब हम ये जान लेते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। देखिए कंज्यूमर सरप्लस तब होता है जब हमारे प्राइस जो हैं मतलब किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस कंज्यूमर पे कर रहा है, या प्रोडक्ट हो सर्विस कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे कंज्यूमर जो प्राइस पे कर रहा है वो जो वो पे करना चाह रहा है उससे लेस है। यानी कि आप जैसे मार्केट जाते हो, ठीक है, तो यहाँ आप अपने से सोच के चले हो कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है और ये जो प्रोडक्ट है मैं लगभग फॉर एग्जांपल आपने सोच लिया कि मैं वो प्रोडक्ट 500 का परचेस कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि आपकी विलिंग कितनी है 500 की। आप मार्केट गए, आपको वो प्रोडक्ट मिल गया और वो प्रोडक्ट आपको 300 का मिला। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका कंज्यूमर सरप्लस हो गया। 200 क्या है, कंज्यूमर सरप्लस है। यानी कि जो आप विलिंग थे, विलिंगली आप पे करना चाहते थे उस प्रोडक्ट पे, उससे आपको कम में मिल गया वो प्रोडक्ट। तो ये क्या है, कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। आई होप यहाँ पर अब ये आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? बहुत ही सिंपल है, आंसर करिए। टू टीच अ सन एट होम, टीचिंग टीचर इन द स्कूल, टू सर्व हर चाइल्ड बाय द मदर, टू प्ले फुटबॉल बाय अ स्टूडेंट। बताइए। आप सबको तो पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है वहाँ पे कहीं ना कहीं मॉनेटरी एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है। देखिए जब घर पे अपने बच्चे को पढ़ाया जाता है तो उसमें पैसे से या कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होता है नहीं, तो ये क्या है हमारा नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। टू सर्व हर चाइल्ड बाय द मदर, आप कोई भी माँ अपने बच्चे को सर्व करती है, खाना खिलाती है, उसके सारे काम करती है, तो वहाँ पे मॉनेटरी एस्पेक्ट है नहीं, तो ये भी क्या हो गया नॉन इकोनॉमिक। टू प्ले अ फुटबॉल बाय अ स्टूडेंट, स्टूडेंट के द्वारा फुटबॉल प्ले किया गया है, ये भी क्या है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक क्या होगा, टीचिंग टीचर इन द स्कूल, कोई टीचर स्कूल में पढ़ा रही है तो वहाँ पर उसको पैसे भी मिलेंगे, ठीक है, ऐसा वहाँ पे चार्जेस उसको चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है मॉनेटरी एस्पेक्ट है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म एज द रेमुनरेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? अब इस यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की रेमुनरेशन के लिए कौन सा टर्म यूज किया गया है बताइए। देखिए ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है एक पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है या जो उसका ओनर है वो और ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट होते हैं, सेपरेट एंटिटी है। तो ऑर्गेनाइजेशन को आप एज अ रिवॉर्ड क्या देते हो, प्रॉफिट देते हो। कहते हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशन में इतना प्रॉफिट हुआ तो उसको एज अ रेमुनरेशन एज अ रिवॉर्ड क्या दिया जाता है, प्रॉफिट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द आउटपुट इंक्रीजेज इन द सेम प्रोपोर्शन एज द इंक्रीज इन इनपुट इट इज, यानी कि आउटपुट उस प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है जिस प्रोपोर्शन में इनपुट हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा। इनपुट थे पहले 200, आउटपुट आपको मिल रहा था 200, इनपुट अब आपने बढ़ा दिया 300, आउटपुट भी आपका हो गया 300। तो ये क्या है, यहाँ पर 1:1 का रेशियो था, यहाँ पे 1:1 का है, तो ये क्या है कांस्टेंट।
ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, द कॉस्ट दैट डिपेंड ऑन द आउटपुट इन द शॉर्ट रन आर, यानी कि वो कॉस्ट जो कि डिपेंड करती है आउटपुट पर शॉर्ट रन में, वो क्या कहलाती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, बोथ टोटल वेरिएबल एंड टोटल कॉस्ट ओनली, या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ओनली, बताइए। देखिए यहाँ पे शॉर्ट रन की बात की जा रही है, आउटपुट किस कॉस्ट पर डिपेंड करता है? देखिए एक चीज याद रखिए, शॉर्ट रन में हम अपनी दो तरह की कॉस्ट आती हैं, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट हमारी फिक्स्ड रहती है शॉर्ट रन में, वेरिएबल कॉस्ट हमारी चेंज होती रहती है शॉर्ट रन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट में क्या आ जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करना, कभी रॉ मटेरियल की आपने क्वांटिटी बढ़ा दी, कभी घटा दी, तो फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल होती रहती है, लेकिन वेरी होती रहती है, लेकिन यहाँ पे जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो रिमेन सेम रहती है। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी बढ़ती है या जब हम लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं, और यहाँ पे बात की जा रही है शॉर्ट रन की, तो शॉर्ट रन में हमारा इसका आंसर हो जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और यहाँ पर देखिए टोटल कॉस्ट दी गई, टोटल कॉस्ट में तो फिक्स्ड कॉस्ट भी आएगी, इसलिए ये कट गया। टोटल कॉस्ट में अगेन फिक्स्ड, टोटल ओनली टोटल कॉस्ट बोल रहा है तो वही फिक्स्ड कॉस्ट आएगा, ये भी फिक्स्ड कॉस्ट है तो ये तीनों भी कट गए। लॉन्ग रन में हम फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों इंक्लूड करते हैं, लेकिन शॉर्ट रन में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट हमारी बढ़ती है या घटती है, तो उस पूरा जो आउटपुट हमारा डिपेंड होता है किस पे डिपेंड होता है, वेरिएबल कॉस्ट पे। अगर हमने अपने वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया तो हमारा आउटपुट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन मेनली स्टडीज। अब कॉब डगलस ने दो फंक्शन की बात की है, अब वो कौन कौन से फंक्शंस हैं वो आपको बताने हैं, यानी ये किसके बारे में डिस्कस किया जाता है कॉब डगलस पर। कैपिटल एंड लेबर, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर, लैंड एंड लेबर एंड लैंड एंड कैपिटल, बताइए। क्या होगा आंसर? देखिए कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो हमेशा बात करता है टू एस्पेक्ट पे, फर्स्ट हमारा कैपिटल, सेकंड इज लेबर, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में कॉब डगलस क्या है, किस बारे में बात करता है, क्या है इसके अंदर डिस्कस किया गया है, अगर आपको ये जानना है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, हम इस पे और अच्छे से शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द स्टडी ऑफ अप एंड डाउन्स इन इकोनॉमिक्स इज, यानी कि जब अप एंड डाउन की हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में तो वो स्टडी क्या कही जाती है? मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बिजनेस साइकिल, या फिर नन? देखिए इकोनॉमिक्स के अंदर अप एंड डाउन्स की बात करते हैं वो हमारी बिजनेस साइकिल कही जाती है, क्योंकि बिजनेस साइकिल में क्या होता है, हम वहाँ पे बात करते हैं ग्रोथ की, हैं स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन, इन सब चीज़ों के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जिसमें हमारा प्रॉफिट डाउन जा रहा है, हमारा प्रॉफिट लो जा रहा है, और काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी होती है, ये सब चीज़ें हम इकोनॉमिक्स के टर्म में बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बिजनेस साइकिल कहलाता है कि हमारा बिजनेस कितना रन कर रहा है, कितना प्रॉफिट हमें दे रहा है, नो प्रॉफिट पे तो नहीं है, ब्रेक इवन पॉइंट पे तो नहीं है बिजनेस हमारा, ये सारी चीज़ें हम बिजनेस साइकिल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स एसी इज, बताइए। परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म इक्विलिब्रियम में होगी जब उसका एसी यानी कि एवरेज कॉस्ट कितनी होगी? कवरिंग ओनली प्राइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मिनिमम, मैक्सिमम, या फिर कवरिंग वेजेस एंड सेल्स ओनली, बताइए। देखिए जब भी हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो एक फर्म जब इक्विलिब्रियम पर होती है या इक्विलिब्रियम करेगी वो, तो वहाँ पर उसकी जो एवरेज कॉस्ट है हमेशा मिनिमम रहेगी, मिनिमम एवरेज कॉस्ट होने पर ही उस फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एट अ मिनिमम।
नेक्स्ट देखिए, द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएशंस इन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट ड्यू टू, बताइए किसके कारण नहीं होते। आप सबको पता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, क्योंकि कई बार ऐसी एक्सपेक्टेशन होती हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, जिसके कारण इस चीज़ को नेगलेक्ट किया जाता है, इस लॉ को नेगलेक्ट किया जाता है कि जो हमारी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड है वो हमारा इनवर्स रिलेशन बनाती हैं, ठीक है। तो इस कारण ये जो हमारा लॉ है वो यहाँ पे नेगलेक्ट हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऐसी होती हैं कि फ्यूचर में ये आगे होगा या नहीं होगा, या फिर अभी क्या सिचुएशन है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इसके लिए एक एक्सेप्शन का भी काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व ऑन ऑल इट्स पॉइंट हैज, बताइए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप्ड कर्व जो है वो मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बताइए किस पॉइंट पर होता है वो। देखिए, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो डिमांड कर्व हम बनाते हैं वो हमेशा अनइक्वल स्लोप्स होते हैं उसके, और इक्वल पॉइंट की इलास्टिसिटीज होती है, जहाँ पर हमारा इस तरह का कर्व जो है वो बनता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्लोप्स इसके क्या होते हैं, इक्वल अनइक्वल होते हैं, और हमारी पॉइंट इलास्टिसिटीज क्या होती हैं, इक्वल पर होती हैं, ठीक है। तो यही थे क्वेश्चंस, एक बार आप ये सारे क्वेश्चंस पढ़िएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है, किस तरह से काम करता है, इसका कर्व किस तरह से बनता है, प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, हम इस बारे में और अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। कोई भी टर्म आपको नहीं समझ में आया वो आप बता दीजिएगा, उन सबको हम बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।